हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में हम लोगों ने जो पिछले वाले क्लास में कवर किया था वो पढ़ा था स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर, वो कंप्लीट कर लिया था। और आज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी। तो जहां हमने पिछले क्लास में आपको छोड़ा था उसी के आगे हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग पकड़िए मेरा हाथ और चलिए मेरे साथ। चलिए, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं भाई राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी, ओके, पदाधिकारी। इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो राज्यसभा के पदाधिकारी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दो कैटेगरी, मतलब दो दिखेंगे आपको। एक दिखेंगे सभापति और दूसरे दिखेंगे उपसभापति। उपसभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो जो उपसभापति होते हैं ये बेसिकली कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसमें इनको हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति। ये पदेन सभापति होते हैं भी, पदेन सभापति राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स राज्यसभा, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं उपसभापति महोदय की। चूंकि सभापति हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जब हमने उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, वही तो सभापति हैं, वही तो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उपसभापति की बात करेंगे तो उपसभापति कहाँ से आएंगे? तो ये राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, ठीक है। और इनके चुनाव की जो तिथि होती है वो सभापति के द्वारा फिक्स की जाती है। तो दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनका चुनाव सभापति द्वारा निर्धारित तिथि को होता है, निर्धारित तिथि को होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो सभापति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं और इनको राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। और चुनाव कब होता है? उपसभापति के द्वारा सभापति के द्वारा निर्धारित की गई तिथि को इनका चुनाव होता है, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने कर ली। अब जैसे मान लो किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है, ठीक, किसी कारण से, वो कारण के आगे हम लोग बात करेंगे, यानी किसी कारण से। छोटी सी बात मैं आपको यहां पर बता दूं, किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है, स्थान रिक्त हो जाता है। मैंने बोला रिक्त हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि अनुपस्थित हो जाता है, रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, मतलब अब वो पद पर नहीं है। तो कारण कुछ भी हो सकता है कि वो सदस्यता त्याग दें, तो ये उपसभापति अपने आप नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहले सदस्य हैं, बाद में ये उपसभापति हैं, ठीक। या इनको हटा दिया गया हो, या इनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कार्यकाल से बात यहाँ पर दिमाग में आती है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं सामान्य तौर पर ये 5 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। और चूंकि उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक है, सामान्य तौर पर। और यहाँ पर सभापति 5 साल के लिए होंगे, चूंकि उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। खैर,
तो अगर किसी कारण से उस सभापति का पद रिक्त हो जाता है, इसका स्थान खाली हो जाता है, तो क्या करना पड़ेगा? तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से एक नया उपसभापति चुन लेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को उपसभापति चुन लेंगे। ये प्रक्रिया है, ये प्रावधान है, उपसभापति चुन लेंगे, ठीक है। तो उपसभापति का पद यदि रिक्त हो जाता है तो इनका फिर से चुनाव हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 मिनट में जरा इसको 1 मिनट। तो इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। मुझे लगता है कि ये आसान सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। चलिए, ठीक, ओके, 1 मिनट। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्यकाल तो आपको बता ही दिया, ठीक है। लेकिन कार्यकाल पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा डिटेल में इनके कार्यकाल को समझेंगे। टेन्योर, तो उपसभापति के कार्यकाल की बात यहाँ पर करेंगे, तो वहीं से हम रिक्ति के बारे में भी जान जाएंगे, ठीक है। तो उपसभापति के पद की रिक्ति मतलब ये कैसे खाली हो सकता है, वैकेंट कैसे हो सकता है इनका पद, ठीक है। इस बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें रटना नहीं है, आप समझो, दिमाग लगाओ, ठीक है। समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अगर समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें हम सीख लेंगे। तो आपको मैंने बताया कि देखो, जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो पहले राज्यसभा का मेंबर था और फिर उसे उपसभापति चुन लिया गया। तो पहले मेंबर है, बाद में उपसभापति। तो ध्यान समझना, वो प्रथमता सदस्य होता है, फिर उपसभापति, फिर वो क्या होता है, उपसभापति तो बाद में बनता है ना, ठीक। अगर वो सदस्य के पद से हट जाए, ठीक है, अगर सदस्यता उसकी छिन जाए, त्याग दे, जो भी है, तो चूंकि पहले सदस्य था, बाद में उपसभापति है, और अब वो सदस्य ही नहीं रहा तो उपसभापति भी नहीं रहेगा, क्लियर। तो मतलब क्या हुआ, यदि सदस्य ना रहे तो उपसभापति भी नहीं रहेगा, ठीक। एक बात क्लियर हो गई। तो जब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स अपना प्रिपेयर करेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। पहले ये वाली लाइन लिखे, फिर इसको काट देंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब वो सदस्य कैसे नहीं रहेगा, वो अलग तरीके हैं, ठीक है। त्यागपत्र दे दिया हो, सदस्यता छीन ली गई हो विभिन्न कारणों से, तो उपसभापति नहीं रहेगा। दूसरा तरीका होता है भारतीय संविधान में इस्तीफा देने का। अगर हम उपसभापति नहीं रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमारा मन है कि हम नहीं रहना चाहते, तो हमें क्या करना होगा, रिजाइन कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उपसभापति किसको रिजाइन करेंगे, देखो समझो, उपसभापति किसको इस्तीफा सौंपेंगे, सभापति को। तो ये
इस्तीफा दे दें, किसको? सभापति को। तो सभापति को अगर ये इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा सौंप देंगे, कैसे कैसे इस्तीफा दिया जाता है ना, लिखित दिया जाता है, मतलब रिटर्न में दिया जाता है, और वो इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे और ये हट जाएंगे अपने पद से। ओके। और उपसभापति बेसिकली कौन है? उपराष्ट्रपति, सॉरी सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब ये है कि उपसभापति किसको इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को, मतलब सभापति को। लेकिन जो सभापति हैं वो उपसभापति को इस्तीफा नहीं देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभापति बेसिकली उपराष्ट्रपति हैं, तो ये अपना इस्तीफा अगर देना चाहें तो ये किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को देंगे। तो यहीं पर ये बात आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। तो राज्यसभा का उपसभापति इस्तीफा देंगे सभापति को, और सभापति इस्तीफा देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। ये बात आपको याद रखना है। तो उपसभापति का पद कैसे वैकेंट हो सकता है? इस्तीफा देकर। और तीसरा तरीका क्या है? इसको हटा दिया जा सकता है। तो तीसरा तरीका हटाया जाना, हटाया जाना, ठीक है। अब हटाया कैसे जाता है? जैसे हाँ, हटाया कैसे जाता है? जैसे सभापति को हटाया जाता है, लेकिन सभापति की प्रक्रिया थोड़ी सी एक स्टेप आगे होती है। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, आप देखिएगा प्रीवियस लेक्चर, ठीक। अब मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ उपसभापति को कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो हटाने का जो तरीका है, मतलब हटा दिया जाए, हटाया जाना, तो इसका तरीका क्या है? तरीका क्या है? तो तरीका ये है, इसके लिए राज्यसभा में क्या लाना पड़ेगा? हटाए जाने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाए जाने का प्रस्ताव, हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में, राज्यसभा में लाया जाएगा। लेकिन प्रस्ताव लाने के पहले आपको मैंने बताया था एक ह्यूमैनिटी होती है, या उसको नेचुरल जस्टिस भी कह सकते हैं। 14 दिन पूर्व नोटिस दे दी जाएगी इनको, है ना, 14 डेज की प्रायर नोटिस, ठीक है। तो प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, ठीक है। अब ये प्रस्ताव को पारित होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रस्ताव को क्या करना पड़ेगा? पारित होना पड़ेगा। तो ये पारित कैसे होगा? ये पास कैसे होना चाहिए? तो ये प्रस्ताव अगर पास हो जाता है कैसे? वास्तविक बहुमत से, इफेक्टिव मेजॉरिटी, या तत्कालीन बहुमत से, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था। तो कैसे? इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत से पास हो गया, अगर से पास, तो क्या होगा? तो क्या होगा? उपसभापति हट जाएंगे, ठीक है। तो उपसभापति हट जाएंगे। क्रॉस लगा दिया, मतलब अब वो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है, पूरा मेरे कैमरे के फ्रेम में आ रहा है, ओके, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे इसी तरीके से प्रिपेयर करोगे। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इस तरीके से नोट्स से प्रिपेयर करो। देखो, जैसे आप एकदम से देखोगे, चित्र बन जाएगा दिमाग में कि प्रथमतः सदस्य होता है, फिर उपसभापति, सदस्य नहीं तो उपसभापति नहीं, खत्म काम, ठीक है। दूसरा, उपसभापति इस्तीफा दे देंगे किसको? सभापति को। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बस ये हट जाएंगे। हाँ, अगर सभापति इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। सभापति कभी उपसभापति को इस्तीफा नहीं देंगे, ठीक है। फटाफट। अब तीसरा तरीका क्या है? इनके पद के खाली होने का, हटा दिया जाए। हटाया कैसे जाएगा? तरीका क्या है? हटाए जाने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा कहाँ? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति है ना, तो कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में, ठीक है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, ये अंडरस्टूड है, ठीक। और ये अगर पास हो गया, कैसे? इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसको हम वास्तविक बहुमत भी कहते हैं, इसको तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा भी बोला जाता है, ठीक है। और जैसे ये पास हुआ और उपसभापति हट जाएगा। अब देखेंगे कि ये बहुमत कैसे होता है, ठीक है, क्या वहाँ मतदान किया जाता है, ये आगे हम संसद की प्रक्रिया में समझेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये 3 बातें आपके दिमाग पे बिल्कुल फीड हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ।
तो एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो, समय दो एक बार, है ना, समय दे के एक बार पढ़ लो, टेंशन ख़त्म। फिर इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम दो, IAS को दो, PCS को दो, या कोई भी दो, ठीक है, बस हमेशा रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, पॉजिटिव होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग जैसे मान लो सभापति का पद खाली होने पर, ठीक, अच्छा सभापति तो बता दें, हम तो पढ़ रहे हैं उपसभापति, ठीक। अब मान लीजिए सभापति अनुपस्थित, इसका कार्य क्या होता है भाई, है ना, तो कार्य क्या होता है, तो जितने भी उप वाले पद होते हैं, ध्यान समझना, कार्य अगर इसके हम पढ़ेंगे तो जितने उप वाले पद होते हैं ये तब एक्टिव होते हैं जब मेन पद, मेन पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अध्यक्ष लोकसभा में और उपाध्यक्ष, तो जब अध्यक्ष अनुपस्थित होगा तो उपाध्यक्ष उनकी जगह पर काम करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जब सभापति अनुपस्थित होंगे तो उनकी जगह पर काम कौन करेगा, उपसभापति करेगा, ठीक है। तो सभापति की अनुपस्थिति में भी वो बतौर सभापति कार्य करेंगे, ठीक है। और सभापति का पद खाली है तो भी, तो दो स्थितियां हैं, देखो, है ना, दो स्थितियां हैं, सभापति की अनुपस्थिति, सभापति की अनुपस्थिति पहली परिस्थिति, और दूसरी सभापति का पद खाली है, दोनों बातें अलग हैं। सभापति का पद रिक्त, तो एक बात यहां पर हमने बोली अनुपस्थिति और एक बात बोली रिक्ति, ठीक है, दोनों बातें अलग हैं। और इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों ही सिचुएशन में उपसभापति इनकी जगह पर काम करेंगे, ठीक है। तो पीठासीन कौन हो जाएगा इस समय, पीठासीन कौन होगा, उपसभापति, उपसभापति, यानी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो कौन होंगे भाई, उपसभापति। तो ये क्लियर हुआ, है ना, ओके, यहां तक कोई दिक्कत। तो सभापति की सारी शक्तियां आ जाएंगी इनके पास, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप नोट में लिख सकते हो, यहाँ पर आप एक नोट बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो इन दोनों ही सिचुएशन में अनुपस्थिति और रिक्ति, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, अनुपस्थिति और रिक्ति, यूपीएससी में ऐसे ही आपको फंसाएगा, ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में, इन दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में उपसभापति के पास सभापति की समस्त शक्तियां होंगी, सभापति की समस्त शक्तियां होंगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, जैसे हम बुक पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में जाके वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा पढ़ लिया, एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। और यूपीएससी वैसे भी कन्फ्यूज करा देता है, ऐसे ऑप्शन डालता है। तो यूपीएससी के उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और वो स्मार्ट स्टडी कुछ ऐसे नोट्स आपके बिल्कुल इस तरीके से बने होने चाहिए, और एक पेज में सारा नहीं लिखना है, एक पेज में 2-4 बातें लिखनी है, पेज उलट देना है फिर नए पेज में। तो जब आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे आपको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक पेज में एक पिक्चर टाइप बना होगा, वो ज़्यादा दिमाग पे फिट होगी, और 10 पिक्चर एक ही पेज में बना दिए तो फिर आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसके कार्य की बात आपको समझ में आई, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो उपसभापति महोदय होते हैं ये कोई सभापति के अधीनस्थ नहीं होते हैं, सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उपसभापति सभापति के सबॉर्डिनेट यानी उनके अंडर में नहीं होते, उनके अधीनस्थ नहीं होते हैं, ये सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब आप समझो, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि जब ये दो सिचुएशन आती है अनुपस्थिति और रिक्ति की, ठीक है, तो उस स्थिति में दोनों ही परिस्थितियों में उपसभापति के पास सभापति की समस्त शक्तियाँ होती हैं। तो जो जो सभापति करते हैं वो सारे पावर इनको मिल जाएंगे। तो सभापति क्या क्या करते हैं इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर हमारे देखिए, उपराष्ट्रपति वाला जो लेक्चर पढ़ाया गया है उसको आप देख लेंगे। तो जो जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के लिए करेंगे सारे काम ये उपसभापति
राज्यसभा के लिए करने लगेंगे इन दो सिचुएशन में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण यहाँ पर आपको देते हैं, एक एग्जाम्पल है, दैट इज क्या क्या करेंगे, जैसे कास्टिंग वोट। इसको क्या बोलते हैं, निर्णायक मत। तो निर्णायक मत देने का जो राइट है वो मिल जाएगा, और भी जितने भी हैं वो सारे हो जाएंगे। तो जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे तो उपसभापति को कास्टिंग वोट करने का राइट मिल जाएगा, लेकिन जब सभापति मौजूद होंगे तो फिर उपसभापति एक सामान्य राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, उन्हें निर्णायक वोट देने का राइट नहीं होगा, सिर्फ उन्हें सदस्य के रूप में वोट देने का राइट होगा। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में फीड कर लो भाई, कि जब भी कभी पीठासीन अधिकारी जो होता है उसको प्रथमता वोट देने का राइट नहीं होता है, क्योंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इसलिए वो हमेशा कास्टिंग वोट करता है, निर्णायक मत देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो तो मैं एक बार मैं जायजा ले लेता हूँ। क्लियर, गुड। हाँ, अब अगली सिचुएशन पर पहुंचते हैं। ठीक, अगली सिचुएशन ये है कि जिसमें मान लो उपसभापति हैं और इनको हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया और वो प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ, सिर्फ विचाराधीन है। ठीक, देखो समझो, जब उपसभापति के हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, और वह विचाराधीन है और वह अभी विचाराधीन है, मतलब अभी विचार चल रहा है, अभी इसमें ये पास नहीं हुआ है, सिर्फ वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि इनको हटाया जाए कि ना हटाया जाए, कितने लोग हटाने के फेवर में, कितने लोग नहीं हटाने के फेवर में, ऐसी बातें वहाँ पर चली, मतलब अभी इसमें डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो जानते हो क्या करेगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस स्थिति में वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, तो पीठासीन नहीं होगा, ठीक है, हाँ वो सदन में उपस्थित रहेगा, वो ठीक है, लेकिन वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, यानी सदन की कार्रवाई में वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अब नहीं होगा। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। अब हम लोग बात करते हैं इनके वेतन की। तो वेतन वाली बात तो हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दिया था। तो इनको वेतन भत्ता के लिए क्या होता है, तो आपको बताया गया था कि संसद द्वारा निर्धारित भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संसद द्वारा निर्धारित भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो संचित निधि पर भारित जो व्यय होते हैं उसका मतलब क्या होता है, दिया जाता है। उसका मतलब होता है कि संसद में उस पर मतदान नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ऐसे व्यय पर संसद में मतदान नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आगे आप और अच्छे से समझोगे जैसे जैसे हम लेक्चर को आगे ले जाएंगे, संसद में और जब आगे बढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझोगे। ठीक है, सभापति, चेयरमैन, और ये अगर अब्सेंट है ना, अनुपस्थित, तो उसकी जगह पर कौन होगा, उपसभापति। और अगर ए भी एब्सेंट हैं तो ठीक है,
अगर ए भी एब्सेंट है तो जो पैनल बनाया जाता है ना, जो 10 लोगों का याद आया, तो वो पैनल का कोई सदस्य प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा राज्यसभा के कौन, उपसभापति। क्लियर हो गई बात? तो बताइए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब इसमें हम लोग सचिवालय की बात करते हैं। तो सचिवालय समझने के पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा क्लास और डिटेल में करना है, प्री बेस और ज़्यादा डिटेल में सारा प्रिंटेड मटेरियल के साथ, तो आप स्क्रीन पर दिया गया हमारा वो जो एप्लीकेशन है रवीन एकेडमी लिखा हुआ है, स्क्रीन पर नजर डालिए, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे लॉगिन करेंगे तो आपके फ़ोन पर हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप हमारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन, रवीन एकेडमी यूपीएससी के बैनर तले मिशन आईएएस की शुरुआत की गई है। और मिशन आईएएस के तहत हम पूरे भारत में स्टूडेंट को जो इच्छुक हैं, घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं आईएएस पीसीएस की, तो वो हमारे इस मिशन से जुड़ सकते हैं। उनको वहाँ पर वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, पीडीएफ नोट सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं होता है। ठीक है, और आप मिशन आईएएस से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, अपना नाम, अपना नंबर और मिशन आईएएस लिख के भेज दीजिए। हमारी टीम आपको मिशन आईएएस से जोड़ लेगी। थैंक यू। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे वाला जो टॉपिक है वो है सचिवालय। सचिवालय, तो ये जो संसद का सचिवालय होगा, ये किसका सचिवालय होगा? संसद का। तो संसद के सचिवालय भी होते हैं क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, शायद आप बुक जब पढ़ेंगे तो आपको सचिवालय के बारे में भी बताया जाएगा। तो दोनों सदनों का सचिवालय स्टाफ होता है, ध्यान दीजिएगा। दोनों सदनों का, दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो दोनों सदनों का सचिवालय स्टाफ होता है। हालांकि प्रीलिम में ये क्वेश्चन, यानी पीटी में ये क्वेश्चन देखा नहीं गया है ज़्यादा। ठीक है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चूँकि टॉपिक में होता है इसलिए मैं इसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो दोनों सदनों का सचिवालय स्टाफ होता है और उनकी जो भर्ती और सेवा शर्तें हैं वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, है ना। इनकी भर्ती और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, और इनका जो हेड होता है, दोनों सदनों के सचिवालय का जो हेड होता है, ठीक है, यानी दोनों सदनों के सचिवालय का हेड, दोनों सदनों के सचिवालय का हेड, सचिवालय का हेड सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव होता है, महासचिव। ठीक है, महासचिव होता है और जिसकी नियुक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा की जाती है। तो ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति उस सदन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी सदन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो सदन का जो
प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। और इसमें एक चीज़ और जाननी है आपको, इसमें थोड़ी सी बातें आज मैं आपको और डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि जैसे 1 मिनट इसका तो जो सचिवालय का महासचिव होता है, इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो महासचिव का कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये जो महासचिव होता है इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, टेन्योर, तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। में उल्लेख नहीं, ठीक है। तो जब इसे नियुक्त किया जाता है तो नियुक्ति पत्र में इसका उल्लेख कर दिया जाता है कि आप कितने दिनों के लिए होंगे, ठीक है। तो और ये भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं कि कितने दिनों के लिए वो होगा। तो जब इनको नियुक्त किया था नियुक्ति पत्र में ही मेंशन कर दिया था कि आपकी नियुक्ति इतने दिनों के लिए हुई है, कोई फिक्स नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर आपसे कभी आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कौन बनेगा भाई महासचिव, तो महासचिव जो होता है वो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, वही बन सकता है ना। प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होता है उसे महासचिव बनाया जा सकता है, ठीक। और इनका जो दर्जा होता है वो कैबिनेट सचिव, यानी जो आप देखते हैं कि भारत सरकार का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष इनका भी दर्जा होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे तो बढ़िया बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे। 1 मिनट, ठीक, चलो इसको रब कर देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं जैसे सदन का नेता, लीडर ऑफ हाउस, ये कौन होता है। तो संसद में ये सब टर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो तभी आगे चीज़ों को हम लोग समझ पाएंगे। तो सदन का नेता कौन होता है, तो सदन का नेता, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे टर्म जब आप बुक पढ़ोगे या कहीं सुनोगे चर्चा तो उसमें लिखा रहेगा सदन का नेता। तो सदन का नेता कौन होता है, ये सरकार की तरफ से होता है ना, जो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा है ना, ये सरकार की तरफ से होता है, सरकार की तरफ से होता है सदन का नेता, ठीक है। तो लोकसभा में अगर हम लोग बात करें, सदन तो दो है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में सदन का नेता पीएम भी हो सकता है ना, का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। या मान लो प्रधानमंत्री अगर सदन के नेता नहीं तो वो किसी मंत्री को सदन का नेता बना देंगे, ठीक है। तो कोई मंत्री भी जो लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, भाई मंत्री तो राज्यसभा से भी आता है ना, और अगर हमें लोकसभा में सदन का नेता देखना है तो ऐसा मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो उसको भी सदन का नेता बनाया जा सकता है, ठीक है। कौन बनाएगा, पीएम मनोनीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अथवा कोई भी मंत्री जो लोकसभा का सदस्य होता है, मतलब सदस्य हो उसे पीएम के द्वारा सदस्य का नेता मनोनीत किया जा सकता है, सदस्य का नेता मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। सदन का नेता है ना, लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। तो लोकसभा का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको दिया। अब इससे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी होगा, तो सदन का नेता होता है, तो वह मंत्री होता है, ठीक है, और उसे भी मतलब वो भी मंत्री होता है, ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा से होना चाहिए और उसको भी प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कर दिया जाएगा। क्लियर सी बात, ओके।
तो ये सदन का नेता समझ में आ गया, छोटा सा बात है लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लास करने के बाद कोई भी कॉन्सेप्ट आपका कच्चा नहीं होना चाहिए, है ना। गुड। अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक तो विपक्ष का नेता होता है ना, तो जो सदन का नेता है, नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष, ठीक है। तो हम बात करेंगे अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है, विपक्ष का नेता, ये सारे टर्म हमें देखने को मिलेंगे। तो विपक्ष का नेता, अब ये जो विपक्ष का नेता होगा दोनों सदनों में होगा भाई, क्यों भाई, तो दोनों सदनों में भी होगा, यहाँ ये भी होगा दोनों सदनों में, है ना। इसमें तो अंडरस्टूड है ना, 2 हाउस है, दोनों हाउस में होगा, ठीक। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, दोनों जगह आप देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी का नेता, है ना, लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी के अलावा, रूलिंग पार्टी तो सबसे बड़ी होती है, वो तो बहुमत है ना उसको, तो उसने तो सरकार बना ली, इसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होगी ना, तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी का नेता। तो यहाँ भी वही बात है, सबसे बड़ी, यानी यहाँ पर हम बड़ी पार्टी, यहाँ पर लिख दें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, ऐसे लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विपक्षी पार्टी का नेता, और यहाँ भी वही होता है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विपक्ष का जो नेता होता है ये बहुत बड़ा इसका रोल होता है, ठीक है। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और आए भी हैं, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं कि एक स्वस्थ विपक्ष, लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष की क्या भूमिका होती है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आया है। क्वेश्चन चाहे तो आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष की क्या भूमिका होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर बात करें तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो विपक्षी दल है, ठीक है, तो विपक्ष का दल किसको माना जाएगा, ठीक है। तो विपक्षी दल के लिए क्या जरूरी होता है, तो विपक्षी दल के लिए आवश्यक शर्त, मतलब क्या शर्त है, कौन होगा विपक्ष, है ना, ऐसे सोचा होगा। जैसे आपने सुना होगा कि जो इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है मोदी जी के अधीन, तो कहते हैं कि जब ये पार्टी जीती तो विपक्ष को पर्याप्त सीटें नहीं मिल पाई और भारत में हकीकत में कोई विपक्ष नहीं बचा। ठीक, इसका मतलब है कि विपक्ष का पार्टी घोषित करने के लिए कुछ सीटों की संख्या की जरूरत होती होगी, यही तो मतलब हुआ ना। ठीक है, तो कितनी सीट है, तो आमतौर पर कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, आमतौर पर कुल सदस्य संख्या का 1/10, मतलब इतनी सीट होनी चाहिए। तो रूलिंग पार्टी के अलावा कोई ऐसी विपक्षी पार्टी हो जिसको आमतौर पर कुल सदस्य संख्या का 1/10 अगर हासिल सीटें हैं तो फिर वो विपक्ष बनेगा। ठीक है, तो वो विपक्ष के रूप में उसको मान लिया जाएगा। लेकिन भाई दुबे अगर किसी को 1/10 नहीं मिला तो क्या वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी? विपक्ष तो लोकतंत्र में होना ज़रूरी है। ये संभव है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी को 1/10 ना मिले, तो क्या वो फिर कोई विपक्ष होगा ही नहीं। अगर विपक्ष नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी एक अधिनायकवाद की ओर चली जाएगी, डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाएगी। इसलिए किसी न किसी को विपक्ष तो माना जाएगा। तो फिर भी 1/10 सदस्य ना हो तो कोई ना कोई तो बड़ी पार्टी होगी, भले ही 1/10 उसको सीटें ना मिली हो। तो ऐसी स्थिति में ध्यान समझो, हेलो ध्यान दो, अगर किसी विपक्षी पार्टी को 1/10 सीटें नहीं मिली तो फिर उस स्थिति में उस पार्टी को प्रमुख विपक्ष माना जाएगा
जो सभी पार्टियों में सबसे ज़्यादा सीटें हैं जिसके पास। क्लियर हो गई बात? ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसे विपक्ष मान लिया जाएगा, क्योंकि बिना विपक्ष के लोकतंत्र में जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सही से काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका विरोध करने वाला कोई है ही नहीं, उसकी गलत नीतियों का विरोध करने वाला कोई बचेगा नहीं सरकार की, तो सरकार तो जैसा चाहेगी वैसा करेगी, वो तो डिक्टेटर बन जाएगी, वो तो अधिनायकवादी हो जाएगी, है ना, तानाशाही चलने लगेगी। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो विपक्ष का मतलब आपको समझ में आया, ठीक है। और विपक्ष की पार्टी घोषित करने के लिए क्या होना चाहिए ये भी आपने समझ लिया, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं उसका कार्य क्या है ना। विपक्ष का क्या कार्य है भैया, ये तो जाने, तो इनका कार्य क्या है। तो इस समय केंद्र में कांग्रेस को ही विपक्ष की पार्टी माना जा रहा है, और उनकी जो लीडर होंगे, उनकी जो हेड होंगे, है ना, वो लीडर होंगे विपक्ष में, लोकसभा में, ठीक। तो इनका विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है भैया? कार्यों को, मतलब सरकार के कार्यों की उचित आलोचना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, ठीक। ध्यान से समझो, कार्य, विपक्ष का कार्य, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है? तो सरकार की नीतियों की उचित आलोचना करना, ठीक है। सरकार की नीतियों का, यानी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, नीतियों का उचित आलोचना करना, उचित आलोचना करना, और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, ठीक है। और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, ठीक है। ये सामान्य तौर पर इसका अब आपके दिमाग में बात आ रही कि वैकल्पिक सरकार क्या होगी, ठीक है। ये बात में आ रही, दिमाग में बात आ रही, अभी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे सरकार है, अगर मान लीजिए उसकी कोई पॉलिसी ऐसी है जो जनता के लिए बहुत कल्याणकारी नहीं है, ठीक है, वो और अच्छी हो सकती थी, तो विपक्ष की यहाँ भूमिका क्या होगी? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठा दे, ठीक है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि वो भी तो है, भले ही गवर्नमेंट नहीं बना पाई, ठीक। तो उसका दायित्व तो बनता है कि जनता की तरफ से आवाज़ उठाए कि देखिए इस पॉलिसी में कुछ सुधार करिए, ठीक है। तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अनुचित आलोचना नहीं, अगर वो सब ठीक है तो फिर विरोध नहीं करने का, ठीक है। और अगर वो पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है तो आप जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आप जनता का सपोर्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर जनता का कल्याण होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक हेल्दी यहाँ पर जो भूमिका होनी चाहिए किसकी? अपोजिशन की, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या है, आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि जो अपोजिशन है वो ज़बरदस्ती आलोचना करता है, सही है तो गलत है तो मान लो तो करना ही है, लेकिन सही नीतियों की भी आलोचना करते हैं। तो ये एक स्वस्थ विपक्ष की पहचान नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो 1965 के आसपास, 1965 के आसपास ये जो विपक्ष का नेता होता है उसको मान्यता मिली, है ना। विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई, विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई और कहा गया कि भैया आपका एक अच्छा रोल है लोकतंत्र में, ठीक है। भले ही आप सरकार नहीं बना पाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सरकार बना के ही लोगों का कल्याण करें। आप इस तरीके से गलत नीतियों का विरोध करके भी लोगों के फेवर में आप काम करा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1965 यानी जो 60 का दशक है, उस टाइम पर 1965 के आसपास लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली, ठीक है। अब इनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, क्या फैसिलिटीज़ होंगी इनकी, विपक्ष के नेता को क्या सुविधाएं होंगी, इसको भी जान लेते हैं। तो इनको वेतन भत्ते और सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के तरह मिलती हैं, ठीक है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना सरकार के, बिल्कुल वैसी ही सुविधाएं इनको, वेतन भत्ते सारी चीज़ें मिलती हैं।
तो जो भी सुविधाएं हैं कैबिनेट मंत्री के समान, कैबिनेट मंत्री के समान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी ये होता है। अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, यूएसए। तो यूएसए में जो विपक्ष का नेता होता है उसको बोला जाता है अल्पसंख्यक नेता। क्या बोला जाता है? अल्पसंख्यक नेता। अल्पसंख्यक क्यों? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो, उसको बहुत लोगों का बहुमत मिला, बहुसंख्यक हो गई। और जो मतलब रूलिंग पार्टी नहीं है, इसका मतलब वो विजयी नहीं हुई, इसका मतलब कम लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, यानी वो अल्पसंख्यक का नेता हो जाएगा। तो वहाँ पर विपक्ष के नेता को क्या बोला जाता है? अल्पसंख्यक का नेता बोला जाता है। ठीक, तो ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। तो अगर हम ये कहें, आपसे क्वेश्चन एक करें कि लोकतंत्र की सरकार में विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो, सोच तो सकते हो कम से कम। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एक शैडो कैबिनेट की। शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल, इसको हिंदी में बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल। ये क्या है, इस टर्म को भी आप जानो। तो एक मिनट, क्या ये कैमरा के फ्रेम में आ रहा है? ओके, ठीक। तो शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में नहीं है फिलहाल ये। ठीक है, लेकिन जानना ज़रूरी है, ये ब्रिटेन में आपको दिखेगा शैडो कैबिनेट। अब इसको समझ लो। कैसे समझोगे? देखो, पहले हम इसको अपनी भाषा में समझा देते हैं, फिर उसके कुछ टेक्निकल बातें आपको बताते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लो सरकार है, ठीक है, रूलिंग पार्टी, ये सरकार है, ठीक है, और इधर विपक्ष है, विपक्ष। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जैसे सरकार है तो सरकार में क्या होंगे? मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। ठीक है, अब इसमें जैसे मंत्री में कोई होम मिनिस्टर होगा, गृह मंत्री, ठीक है, कोई होगा डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, होगा कि नहीं होगा? जैसा कि होते ही हैं। कोई मानव संसाधन विकास मंत्री होगा, ऐसे बहुत सारे मंत्री होंगे। ठीक, ये तो रूलिंग पार्टी हो गई। ये हो गया सत्ता पक्ष, ये हो गया सत्ता पक्ष। ठीक है, अब आप समझिएगा, जो विपक्ष है, ये विपक्ष भी क्या करता है? इसी की छाया, शैडो बना लेता है, ये शैडो बना लेता है। तो कहता है कि अगर तुम गृह मंत्री बनाओगे तो हम भी एक गृह मंत्री रखेंगे, ठीक है, और तुम रक्षा मंत्री बनाओगे तो हम भी रक्षा मंत्री बनाएंगे। ये रूलिंग पार्टी है नहीं, लेकिन इसकी छाया इसने बना ली। ठीक है, ये शैडो। ठीक, अब बाय द वे ये सरकार गिर जाती है, मान लो ये सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो तुरंत ये जो विपक्ष है ना, ये कहेगा कोई बात नहीं, ये गिर गई तो हम इसकी जगह पर अपना वाला गृह मंत्री इसकी जगह पर उतार देते हैं, अपना वाला रक्षा मंत्री हम इसकी जगह उतार देते हैं, और विपक्ष बन जाएगा सत्ता हम संभाल लेते हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमने अभी शुरू में बताया था कि जो विपक्ष होता है इसका कार्य क्या होता है? सरकार की उचित आलोचना करना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, यही है वैकल्पिक सरकार। बताओ, समझ में आया? वैकल्पिक सरकार, तो ब्रिटेन में ये प्रावधान। तो ये जो विपक्ष है, सरकार के गिरते ही, मान लो सरकार किसी कारण से गिर जाती है तो तुरंत ये विकल्प दे देती है कि वो सरकार गई तो चलिए हम सत्ता संभाल लेते हैं। यही है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। तो ये पहले से अपने छाया मंत्री बना के रखते हैं, तो यही है छाया मंत्रिमंडल। इस मंत्रिमंडल की शैडो है ये। बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो विपक्षी दलों द्वारा बनाया जाता है शैडो कैबिनेट, ठीक है, और सरकार के साथ इसकी तुलना की जाती है, और शैडो कैबिनेट के सदस्य भविष्य में मंत्रियों के तैयार
मंत्रियों के रूप में इनको तैयार किया जाता है। शैडो कैबिनेट, तो ये शैडो कैबिनेट ये हो गई शैडो कैबिनेट। तो शैडो कैबिनेट के सदस्य भविष्य में मंत्री के रूप में तैयार किए जाते हैं। जैसे इनका गृह मंत्री, तो भविष्य का गृह मंत्री इनका सदस्य हो जाएगा अगर ये गिरेगा तो, और अगर ये नहीं गिरती है तो कोई बात नहीं, शायद छाया बनी रहेगी। ठीक है, बताओ क्लियर हो गई बात। तो प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक, मैंने बोला प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए, ये कैबिनेट मंत्री हैं सत्ता पक्ष के, और प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का एक छाया कैबिनेट मंत्री होता है। तो इसका गृह मंत्री, तो इसका छाया कैबिनेट मंत्री ये गृह मंत्री हो जाएगा। तो मैंने जो लाइन यहां पर बोली कि प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए, है ना, शैडो कैबिनेट का सदस्य शैडो मंत्री होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो शैडो कैबिनेट सरकार परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट उपलब्ध करा देती है। सरकार अगर परिवर्तित हो रही है, गिर रही है, तो ये वैकल्पिक सरकार उपलब्ध करा देती है। तो ये व्यवस्था कहाँ की है? ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन में ये जो है विपक्ष तो काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है और वो शैडो कैबिनेट के रूप में काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। चलो, तो इस पर आइवर जेनिंग का एक स्टेटमेंट भी है शैडो कैबिनेट पर। वो स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूँ, ये बना लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो आई होप कि शैडो कैबिनेट समझ में आ गया होगा सभी छात्रों को। अगर किसी कोई समस्या हो तो जब आप लेक्चर इसका देखोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखोगे, तो आप कमेंट करके वहाँ पर अगर कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। वैसे हमारा स्क्रीन पर नंबर भी रहता है, अगर कोई किसी को दिक्कत है किसी प्रकार की, आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। ठीक, चलो। तो आइवर जेनिंग ने कहा है विपक्ष के नेता को ये वैकल्पिक पीएम होता है ना। विपक्ष का नेता वैकल्पिक पीएम होता है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। किसने बोला भी? ये बोला आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग, ये स्टेटमेंट आप इनका याद कर लीजिए। ठीक है, तो वह मंत्री किस तरह का होता है? जिसे सरकार वेतन भी देती है। ठीक है, तो अगर जैसे मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए, ठीक है, मेंस में शैडो कैबिनेट पर, विपक्ष पर कभी क्वेश्चन आ जाए, शैडो कैबिनेट, ठीक है, अगर ये टर्म उठा लिया जाए तो इसका मतलब है विपक्ष ही है ये। ठीक है, तो विपक्ष पर कभी क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए तो आप विपक्ष के नेता के बारे में ये स्टेटमेंट लिख दोगे कि आइवर जेनिंग ने भी विपक्ष के नेता को एक वैकल्पिक पीएम के रूप में स्वीकार किया है। तो लोकतंत्र में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, क्लियर। चलो, अब एक टर्म यहाँ पर और आपका क्लियर करते हैं, इसको कहते हैं व्हिप। ठीक है, एक मिनट, ओके, चलिए। तो एक टर्म यहाँ पर और क्लियर हम लोग करने वाले हैं, व्हिप। एक्चुअली जब एम लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ोगे तो उसमें व्हिप भी दिया है। तो या आप और भी जैसे डी बसु की किताब पढ़ोगे, JN पांडे पढ़ोगे या BK शर्मा पढ़ोगे तो इसमें ये व्हिप शब्द मिल जाएगा और व्हिप काफ़ी चर्चा में भी रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, इस चीज़ को, हालांकि जो व्हिप का कॉन्सेप्ट है ये संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, और ना ही संसद के नियमों और उसकी जो विधियां हैं उनमें भी प्रयोग नहीं है। लेकिन संसदीय प्रणाली, जो संसदीय सरकार की परंपरा है, उस परंपरा के तहत ये इसका प्रावधान किया गया है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो व्हिप का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो दोनों हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट के, दोनों हाउस, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का अपना व्हिप होता है।
दोनों का होता है। ठीक है, पहली बात तो आप याद रखिएगा। अब इसको समझो, जैसे होता क्या है आज की डेट में, एक दल बदल की बड़ी समस्या रहती है। कोई भी नेता मतलब किसी पर विश्वास ही नहीं करता है। आज उसको लगा कि इस पार्टी में कुछ मामला गड़बड़ है, वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो पता लगा कि अभी कांग्रेस में थे, कुछ दिन बाद वो सपा में आ गए, फिर सपा में थे तो बीजेपी में आ गए। तो ये लोग दल बदलते रहते हैं। तो हालांकि दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो अनुसूची 10 में दिए गए हैं कि किन किन स्थितियों में आप दल बदल सकते हैं, और अगर आपने दल बदला तो आप अयोग्य हो जाएंगे, है ना, मेंबरशिप से आप हट जाएंगे। ठीक है, तो इसका डिसीजन कौन करता है? उस सदन का पीठासीन अधिकारी, कि दल बदल के आधार पर वो अयोग्य हुआ कि नहीं हुआ। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं उस चीज़ को। सारे लेक्चर आप बार बार देखिए। देखो आप लोग क्या किया करो, पहले एक बार लेक्चर पूरा देख लिया करो, ठीक है, फ्लो में सुन लिया। चाहे आप इसकी स्पीड बढ़ा दिया करो, आप जाओगे तो 1.5 की स्पीड में लगा के आप इसे जल्दी से एक बार लेक्चर को देख लो। फिर इसके बाद नोट्स इसके बाद प्रिपेयर करो। फिर दोबारा लेक्चर को आप देखो, पॉज कर दिया, रोक दिया उसको और नोट्स बनाते गए, पॉज कर करके नोट्स बनाते गए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, एक बार पहले पूरा देख लो उसको, चाहे स्पीड में बढ़ा के देख लो। ठीक है, जैसे आप जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ने आते हो, तो ऑफलाइन क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो आप बैठ के सुनते हो ना बातें। ठीक है, तो टीचर क्या बोलते रहते हैं? पहले सुन लो बाद में लिखना बोलते हैं। तो पहले एक बार चीज़ को अच्छे से सुन लो, समझ लो, इसके बाद उसको लिखो, इसके बाद उसका नोट्स बनाओ। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, टीचर की बात को पहले आप समझो, ठीक है, अच्छे से, इसके बाद फिर उसको राइट डाउन करो अपने नोटबुक में। और एक बार अच्छे से समझ के आपने लिख लिया तो फिर वो लेक्चर आपका अपना हो गया। ठीक है, फिर आपको बस नोट्स उठा के देखना है, एक बार नज़र डालनी है और आप नोट्स इसी तरीके से बनाओगे, डिटेल में नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा शॉर्ट नोट्स रहेगा, बुलेट पॉइंट और चार्ट, ग्राफ। ठीक है, चलो। तो आज की एक समस्या है, हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी नेता कभी भी कोई भी पार्टी छोड़ देता है तो विश्वास नहीं होता है। तो इसीलिए जो व्हिप का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लाया गया। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली की सरकार है, इसकी परंपरा के तहत व्हिप प्रणाली का जन्म होता है। ठीक है, और जो व्हिप होता है इसकी जिम्मेदारी होती है कि मतलब मुख्य कार्य होता है कि किसी भी मुद्दे पर अपनी पार्टी के नेताओं को एक बनाए रखना, है ना। पार्टी के, मान लो हमारी पार्टी में 200 लीडर हैं, 150 लीडर हैं, तो उनको एक बनाए रखना। ऐसा तो नहीं है कि वो इस पार्टी के नेता हैं और बात किसी दूसरी पार्टी की कर रहे हैं। तो समझ में आया? व्हिप का क्या मुख्य कार्य है? अपनी पार्टी के समस्त नेताओं को किसी मुद्दे पर यूनाइट करना। ऐसा नहीं है कि किसी मुद्दे पर आधे नेता बट गए, आधे तो हमारी तरफ हैं और हैं हमारी पार्टी के मेंबर, और वो बात किसी और की करते हैं। ठीक है, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल दो, जैसे मान लो घर के 20 सदस्य हैं परिवार में, ठीक है, तो वो हैं तो हमारे परिवार के सदस्य, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, दादा चाचा ऐसे फैमिली के लोग, वो हमसे नाराज़ हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो वो हैं हमारे परिवार के मेंबर, बट वो बात किसी और की करते हैं। तो वही चीज़ है ना कि अगर हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं तो उन्हें यूनाइट करना और वो हमारी ही बात करें। अगर हम किसी चीज़ का पक्ष लें तो वो भी उसी चीज़ का पक्ष लें, अगर हम किसी चीज़ का विरोध करें तो वो सारे लीडर भी उसे विरोध करें। ठीक है, तो ये काम होता है व्हिप का। तो और नेताओं पर नज़र रखना कि ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पार्टी छोड़कर कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, अलगाव तो पैदा नहीं हो रहा है ना। तो व्हिप की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने पार्टी के नेताओं को, है ना, बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित होने के लिए कहें। ठीक है, जैसे मान लो सदन में कोई बिल आया, ध्यान समझना, अगर कोई यहाँ पर बिल आया, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में कोई बिल आया या कोई प्रस्ताव आया, मोशन, है ना, बिल और मोशन दोनों अलग अलग होते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब
पता लगा कि इस बिल को पास कराना है, ठीक है, तो कोई पार्टी है, मान लो सपोज दैट इस समय बीजेपी बहुमत में है, ठीक, तो बीजेपी अगर कोई बिल आया संसद में, लोकसभा में आया, ठीक है, या राज्यसभा में आया, कहीं भी आया, तो बीजेपी का एक व्हिप होगा, कोशिश करेगी वो व्हिप कि सारे सदस्यों को उस दिन उपस्थित होने के लिए कहे और कहे कि इस बिल के पक्ष में आपको मतदान करना है, पक्ष में मतदान करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। मान लो कि बीजेपी इस बिल के फेवर में है, इसको पास कराना चाहती है, तो बीजेपी इस बिल को पास तभी करा पाएगी जब उस दिन सदन में बीजेपी के सभी सदस्य उपस्थित हों और इस बिल के पक्ष में मतदान करें, तभी वो पास होगा। और अगर वो उपस्थित नहीं है तो कैसे पास होगा? तो व्हिप का क्या काम है, जिम्मेदारी है कि बीजेपी के सभी नेताओं को उस दिन उपस्थित होने के लिए कहे और कहे कि चूंकि हमारी पार्टी चाह रही है कि ये बिल पास हो तो सभी लोग इसके फेवर में वोट करें ताकि ये पास हो जाए। ये व्हिप का जिम्मेदारी है। अब व्हिप ये भी नज़र रखेगी कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों ने इसके पक्ष में मतदान कर दिया और कुछ ने मतदान दूसरे के फेवर में कर दिया। ये सब नज़र रखेगी। कहने का मतलब है कि समस्त सदस्यों को यूनाइट करना और एक ही भाषा बोलना। अगर बीजेपी ने कहा आम तो आप भी बोलिए आम, ठीक है, बात समझ रहे हो? ये मतलब है व्हिप का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हिप की ज़रूरत क्यों पड़ी? आजकल दल बदल का खतरा रहता है ना, तो नेता पार्टी छोड़ के भाग गया, दूसरे पार्टी में चला गया, तो दल बदल की संभावनाओं को कम करना, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य होता है व्हिप का। क्लियर? तो सदस्यों के लिए ये माना जाता है कि जो व्हिप कहेगी वो आप करोगे, ठीक है। सदस्यों से, पार्टी सदस्यों से ऐसी उम्मीद करती है कि जो व्हिप कहेगी वो आप मानोगे। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो ये था व्हिप। समझ में आया सभी को? तो जितना हमने इस पर बोला है उतने पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने बहुत सारी बातें अभी तक की हैं, ठीक, और अब हम लोग अगली क्लास में संसद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चूँकि लेक्चर लगभग 1 घंटे का हो चुका है, बहुत सारी बातें हमने डिटेल में इसको की हैं, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से लेक्चर को देखते हैं तो आप इसमें एंजॉय करेंगे और आपकी तैयारी